हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज क्वेश्चन नंबर हमने एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करना है, ठीक है ना। इससे पहले हमने थ्योरम पढ़ी, एग्जिस्टेंस थ्योरम, तो वो इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो उसके बाद एक एक्सटेंशन थ्योरम है, वो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ना ही उसका कोई रूल है, ना ही उसका कोई यूज़ है इस एक्सरसाइज में, ठीक है ना। तो वो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एग्जिस्टेंस थ्योरम तैयार कर लें। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। कहता है अंडर व्हाट कंडीशन ऑन द स्केलर, अंडर व्हाट कंडीशंस ऑन द स्केलर बी, ऑन द स्केलर बी do the vectors 1 1 and 1 b b square form a basis of v3c। देखिए स्टूडेंट, v3c का मतलब ये है स्टूडेंट कि इसका डायमेंशन कितना है, 3। डायमेंशन क्या होता है, लेंथ। तो v3c का मतलब कम्प्लेक्स नंबर, तो कम्प्लेक्स नंबर का डायमेंशन क्या दिया हुआ है, 3। मतलब v3 है ना, मतलब वेक्टर 3 है, तो इट मीन्स इसका डायमेंशन 3 है। अगर इसका डायमेंशन 3 है तो इट मीन्स जो इसके अंदर जो भी वेक्टर्स होंगे वो एग्जैक्टली कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। लेकिन आपके पास जो वेक्टर कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, तो 2 वेक्टर दे रखे हैं। तो हमें v3c के अंदर 3 वेक्टर चाहिए। तो अगर इधर 2 वेक्टर दे रखे हैं और हमें 3 चाहिए, तो इट मीन्स ये बेसिस नहीं बनेगा। वो बोल रहा था क्या कंडीशन लगेगी इसको बेसिस बनने के लिए। तो इसको बेसिस बनने के लिए ये कंडीशन लगती है कि हमें एग्जैक्टली 3 वेक्टर चाहिए। तो 3 वेक्टर चाहिए, तो इधर 2 हैं, तो 2 हैं, तो ये बेसिस नहीं होगा स्टूडेंट। तो देखिए इसका सोल्यूशन किस तरीके से करने हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। आप लिखोगे कि एज वी नो, कि हम जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ किसका, डायमेंशन ऑफ v3c का कितना है, 3। हम जानते हैं इसका डायमेंशन कितना है, 3। तो इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ देयर फोर द बेसिस ऑफ v3c, कि इसका बेसिस कितना होगा, विल कंटेन, इसमें बेसिस कितने होने चाहिए, विल कंटेन एग्जैक्टली 3 वेक्टर्स। जितना डायमेंशन होगा उतने ही वेक्टर होंगे, तभी वो बेसिस बनेगा। ये मैं आपको पहले दिन वीडियो लेक्चर में जब मैंने इस यूनिट को शुरुआत किया था, तो उस टाइम मैंने बेसिस के और डायमेंशन के बारे में क्लियर कर दिया था आपको, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि v3c का डायमेंशन अगर 3 है, तो इट मीन्स उसके बेसिस क्या होंगे, विल कंटेन्स एग्जैक्टली 3 वेक्टर्स। कितने होंगे, एग्जैक्टली 3 वेक्टर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इट मीन्स अगर एग्जैक्टली 3 वेक्टर होंगे, तो हैंस द ये जो गिवन सेट है, मतलब गिवन सेट ऑफ वेक्टर दिया हुआ है, ये कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ v3c। तो ये v3c का बेसिस नहीं बनेगा। ये लिखकर उसके बाद आपने क्या लिखना है स्टूडेंट, उसके बाद लिखना है हैंस द सेट, कौन सा सेट, ये वाला 1 1 1 और 1 b स्केयर जो है, ये वाला सेट जो है हम लिखेंगे कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ, v3c, के v3c का ये बेसिस नहीं बनेंगे। तो देयरफॉर वो किसकी वैल्यू बतानी थी हमने, वो बोला था अंडर व्हाट कंडीशंस ऑन द स्केलर b, तो इट मीन्स b के लिए वैल्यू चूज करनी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर देर इज नो वैल्यू ऑफ b, या दैट इज नो कंडीशन ऑन b, द गिवन वेक्टर फॉर्म अ बेसिस ऑफ v3, कि ऐसी कोई भी वैल्यू b की नहीं है फॉर द गिवन वेक्टर के लिए कि जो क्या बनाए, बेसिस बनाए। तो हम लिखेंगे देयरफॉर देर इज नो वैल्यू ऑफ b, आप सुन ले बात, लिख लें खुद, देर इज नो वैल्यू ऑफ b द गिवन वेक्टर फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ v3c, ऐसी कोई भी कंडीशन, ऐसी कोई भी वैल्यू b की नहीं है कि जिसकी बदौलत हम ये जो गिवन वेक्टर हैं ये बेसिस बना सकें स्टूडेंट, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम लोग बेसिस चूज करते हैं। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसा ही है स्टूडेंट, उसका फर्स्ट पार्ट भी ऐसा ही है। क्या कह रहा है, कहता है एग्जामाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिस ऑफ R3। तो R3 का बेसिस बना, तो R3 का डायमेंशन कितना होगा, 3। R3 का मतलब डायमेंशन 3। तो इट मीन्स हमें ये बताना है, एग्जामाइन करना है कि क्या जो नीचे गिवन क्वेश्चन नंबर 2 के जो 4 पार्ट हैं उनमें से हमने ये बताना है कि कौन कौन सा पार्ट जो है वो बेसिस बनाता है, किसके लिए, R³ के लिए, R3 के लिए। तो R3 के लिए कौन कौन सा बेसिस बनाता है और कौन कौन सा नहीं बनाता। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का कहता है कि अगर
आपके पास वेक्टर है सपोज 1 2 -1, ठीक स्टूडेंट, और 0 3 1, ठीक है ना, ये वेक्टर होंगे। तो क्या ये बेसिस बनाएंगे R3 के लिए? तो अभी मैंने बताया कि अगर R3 का डायमेंशन 3 है तो इट मीन्स इसके अंदर वेक्टर भी कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। एग्जैक्टली 3 वेक्टर होंगे तब जाके वो बेसिस बनेगा, लेकिन वेक्टर कितने इधर 2 हैं। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन इसका किस तरीके से, हम लिखेंगे सिंस, या वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए बेसिस ऑफ R3 जो है, R3 का बेसिस के बनाने के लिए क्या होना चाहिए? मस्ट कंटेन 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स होने चाहिए। बिकॉज क्यों? बिकॉज इसलिए कि डायमेंशन ऑफ R3 जो है वो कितना होता है? 3। तो अगर डायमेंशन उसका 3 है तो इट मीन्स बेसिस बनाने के लिए वेक्टर जो है वो कितने मस्ट कंटेन कितने होने चाहिए? 3 वेक्टर लाजमी है स्टूडेंट, तभी जाके बेसिस बना पाएंगे। तो देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर ये जो सेट ऑफ वेक्टर दिया हुआ है 1 2 -1 0 3 1, जो वेक्टर सेट है, सेट ऑफ वेक्टर है, हम लिखेंगे कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ R क्यूब, के R3 के लिए ये बेसिस नहीं बनाएंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको क्लियर होगी बात कि किस तरीके से हम बेसिस चूज करते हैं। सिमिलरली इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट में 3 वेक्टर दे रखे हैं। 3 वेक्टर जो दे रखे हैं वो बेसिस बनाएंगे। तो बेसिस बनाने के लिए आपको लीनियर इंडिपेंडेंट बनाना पड़ता है। तो लीनियर इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आप क्या करोगे? उन जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर है उनकी मैट्रिसेस फॉर्म बना लोगे। तो मैट्रिसेस फॉर्म बनाओगे तो फिर मैट्रिसेस फॉर्म को आप एक्लॉन फॉर्म कहते हैं, एक्लॉन मैट्रिसेस भी बोल सकते हैं। तो उस फॉर्म में आप लोग कन्वर्ट करके एलिमेंट्री मैट्रिसेस लगाएंगे, मतलब ऑपरेटिंग लगाएंगे। रो 2 को रो 2 में माइनस करेंगे, ठीक है, रो 2 को रो 2 से माइनस करेंगे, या रो 2 को रो 1 से इंटरचेंज करेंगे। किसी भी तरीके से आपने क्या करना है, किसी एक रो को या किसी डायगोनल रो को आपने ज़ीरो बना देना है। अगर सपोज बनता है तो, अगर नहीं बनता तो वो डायमेंशन, मतलब सपोज अगर 3 वेक्टर होंगे तो R क्यूब के लिए 3 डायमेंशन है, तो इट मीन्स उसके लिए उसको बेसिस बनाने के लिए 3 वेक्टर जरूर लाजमी हैं। तो इधर वेक्टर दे रखे हैं 2, तो 2 वेक्टर दे रखे हैं, तो मैंने रीज़न बता दी कि 2 वेक्टर के लिए ये डायमेंशन बेसिस नहीं बनेंगे। लेकिन जो दूसरा तीसरा चौथा पार्ट है उसमें आप लोग देख सकते हैं। लेकिन हाँ, फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट में कितने वेक्टर दे रखे हैं? 1 2 3 4 पार्ट दे रखे हैं, 4 वेक्टर दे रखे हैं। तो 4 वेक्टर दे रखे हैं तो ये भी बेसिस नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि R3 के लिए 3 वेक्टर होने ज़रूरी हैं, एटलीस्ट 3 वेक्टर, नॉट 4। तो ये भी बेसिस नहीं बनाएगा फोर्थ पार्ट। लेकिन सिर्फ B और C पार्ट जो है वो बेसिस होंगे R क्यूब के। लेकिन वो कैसे होंगे, वो कैसे एवेलुएट करने हैं, वो बाय द एक्लॉन फॉर्म या एक्लॉन मैट्रिसेस का यूज़ करेंगे हम। आप लोग आराम से कर सकते हो स्टूडेंट उसको, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, वो आप लोग ना करें, क्योंकि दूसरा भी और सी पार्ट आप लोग उसको पेंडिंग रखें। वो मैं आपको कल के लेक्चर में इंशाल्लाह आपको पहले मैं समझाऊंगा एक्लॉन फॉर्म या एक्लॉन मैट्रिसेस फॉर्म कैसे एवेलुएट करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं। पहले मैं वो कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद बी और सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का मैं समझाऊंगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी और सी पार्ट है ना, वो आप लोग कल के लेक्चर में देखेंगे कि बी और सी पार्ट जो है वो एक्लॉन मैट्रिसेस से होगा। वो मैं कल के लेक्चर में आपको पहले एक्लॉन मैट्रिसेस समझाऊंगा, तो फिर उसके बाद बी और सी पार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला और डी पार्ट मैंने बता दिया कि इस तरीके से नहीं होगा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैं करवा देता हूँ, बाकी वाले पार्ट आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ये कहता है स्टूडेंट, थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है स्टूडेंट? कहता है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेक्टर u इक्वल टू 2 4 6, ठीक है ना, 2 6 4 सॉरी 2 6 4 ये है। कह रहा है इस u के लिए, ये जो u के अंदर वेक्टर दिए गए हैं, इसके क्या बताओ? कोऑर्डिनेट्स बताओ। और क्या होना चाहिए? रिलेटिव टू द बेसिस। और किसके रिलेटिव होना चाहिए? टू द बेसिस इसके रिलेटेड। बेसिस क्या है? v1 विच इज इक्वल टू 1 1 2, और v2 क्या दे रखा है? 2 2 1, और v3 क्या दे रखा है स्टूडेंट? 1 2 2, ठीक है ना,
2 2 1। तो वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस, कि इसके कोऑर्डिनेट बताओ जो रिलेटिव टू द बेसिस, मतलब इन बेसिस के रिलेटेड है। तो इन बेसिस के रिलेटेड के लिए कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, बाकी वाले पार्ट आप लोग खुद करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 का भी फर्स्ट सेकंड पार्ट ऐसे ही, फिफ्थ का भी, मतलब ऐसे नहीं जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया ना वैसे है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में एक्लॉन मैट्रिसेस का यूज़ होता है, तो वो मैं कल के लेक्चर में एक्लॉन मैट्रिसेस समझाऊंगा आपको। तो फिर आप लोग क्वेश्चन नंबर 4th भी और 5th भी आराम से कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कैसे करना है स्टूडेंट। सोल्यूशन मैं लेट कर लेता हूँ u इक्वल टू दिस, ये है 2 6 4, ठीक है स्टूडेंट। लेट कर लिया कि u इसके बराबर है, और स्टूडेंट देखिए u इसके बराबर है, तो देयरफॉर u को हम और u को हम लिख सकते हैं ना एज अ लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में। तो ये ऐसे लिख लो, लेट u इक्वल टू, u को मैं लीनियर कम्बिनेशन फॉर्म बना लेता हूँ, कैसे, अल्फ़ा v1 प्लस बीटा v2 प्लस गामा v3। या आप ऐसे भी चूज़ कर सकते हैं अल्फ़ा 1 बीटा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, ऐसे भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वेयर अल्फ़ा बीटा गामा आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर u, कि इस u के कंपोनेंट्स हैं ये वेक्टर कंपोनेंट अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है स्टूडेंट। और जो रिलेटिव टू बेसिस हैं किसके, v1 v2 v3, इसके रिलेटिव हैं, तभी जाके इसके रिलेटिव है, तभी मैंने इसको एज अ लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा u को, ठीक है स्टूडेंट। अब क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट्स बताने ना, कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें इस u को लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लीनियर कम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, विद किसके साथ, जो बेसिस दिए हैं v1 v2 v3 उनके साथ लीनियर कम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। और लीनियर कम्बिनेशन बनाने के लिए मैंने अल्फ़ा बीटा गामा स्केलर चूज कर लिए, या कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर u भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है स्टूडेंट। अब दिस सिंप्लाइज u की जगह पर वैल्यू रखो आप 2 6 4, विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा का अल्फ़ा, v1 की जगह पर 1 1 2 प्लस बीटा का बीटा, v2 की जगह पर 2 2 1 प्लस गामा की जगह पर गामा और 1 2 2, ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए दिस इम्प्लाइज 2 6 4 विच इज़ इक्वल टू, अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा, इधर से बीटा को करेंगे तो 2 बीटा, प्लस इधर से गामा को करेंगे तो गामा गामा, फिर अल्फ़ा को 1 के साथ अल्फ़ा, प्लस बीटा को 2 के साथ 2 बीटा, प्लस गामा को 2 के साथ 2 गामा। इसी तरीके से तीसरा अल्फ़ा इंटू 2 2 अल्फ़ा, प्लस बीटा इंटू 1 बीटा, प्लस गामा इंटू 2 2 गामा, ठीक है ना। तो जब इनको कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम कंपेयर करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आपके पास आ जाएगा पहला अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस गामा विच इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। सिमिलरली ये वाली चीज़ 6 के बराबर आ जाएगी, ये वाली चीज़ 4 के बराबर आ जाएगी। तो जब हम ऐसी इक्वेशनें बन जाएंगी, तो फिर उस इक्वेशन से आप सॉल्व करेंगे और अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फ़ा बीटा गामा की जो वैल्यू आएंगी वही तुम्हारे क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे u के, जो रिलेटिव टू द बेसिस v1 v2 v3 हैं। तो आज अब इनको हम सॉल्व किए, मैंने सॉल्व किया हुआ स्टूडेंट। तो सॉल्व करने के बाद अल्फ़ा की कुछ ऐसी वैल्यू आएंगी, सॉल्विंग वी गेट अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अल्फ़ा की वैल्यू -2 आएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 0 एंड गामा की वैल्यू आ जाएगी 4 स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये 3 वैल्यू निकल जाएंगी अल्फ़ा बीटा गामा की। तो देयरफॉर हम लिखेंगे दिस सिंप्लाइज u के कोऑर्डिनेट्स बताने थे, तो दिस सिंप्लाइज u के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल गए, -2 0 4। दिस सिंप्लाइज -2 0 4 जो है ये u के कोऑर्डिनेट निकल गए। तो हम लिखेंगे दिस सिंप्लाइज u इक्वल टू दिस रिलेटिव टू द बेसिस, जो किसके रिलेटिव है, बेसिस v1 v2 v3 के स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को करना है। थर्ड के क्या निकालने थे, कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एज अ लीनियर कम्बिनेशन बना लेंगे। तो लीनियर कम्बिनेशन बनाने के बाद आप उसको सॉल्व करोगे इक्वेशन को। तो सॉल्व करने के बाद आपको अल्फ़ा बीटा गामा की जो वैल्यू निकलेगी वही तुम्हारे यू के क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरा तीसरा पार्ट आप लोग खुद करेंगे सॉल्व। तो हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में पढ़ेंगे एक्लॉन मैट्रिक्सेस, या एक्लॉन मैट्रिसेस भी कहते हैं इसको, या फिर
मैट्रिसेस फॉर्म ऑफ वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आप कोई भी नाम रख लें, तो आपको वो कल के लेक्चर में मैं वो मेथड बताऊंगा कि किस तरीके से हम करते हैं। तो फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा तीसरा पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 4 5th भी उसी के बेस पर हम कल के लेक्चर में इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना रखते हैं स्टूडेंट। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट।